नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम से रिलेटेड प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञान विषय का जो हमने टॉपिक कवर कर रहे थे, जितने भी विज्ञान विषय में दिए गए हैं उसमें आज हमारा अगला टॉपिक है और वो है हमारा मानव शरीर स्वास्थ्य और स्वच्छता एवं पोषण वाला टॉपिक जो है आज हम कवर करने वाले हैं। तो लेसन 11 ध्यान रखिएगा। इससे पीछे के सभी लेसन जो 10 तक लेसन सभी हैं, सभी टॉपिकें हैं, उन सभी टॉपिकों की वीडियो बन चुकी है। अगर उनकी वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है, जाकर आप देख सकते हैं। और ये जो टॉपिक हमारा 11वां होगा, इसमें सभी टॉपिक जो है बायोलॉजी से रिलेटेड दिए गए हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, इसीलिए इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में कराएंगे। ध्यान रखिएगा, 3 पार्ट में कराएंगे। हर पार्ट में लगभग 40 क्वेश्चन होंगे और लगभग 120 के आसपास जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम 3 पार्ट में इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं, मानव शरीर स्वास्थ्य और स्वच्छता एवं पोषण वाला टॉपिक। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रश्न जो है यहाँ से बनते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो है इस टॉपिक में दिए गए हैं, इस बुक में भी दिए गए हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। और आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स PDF आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से है। वहाँ पर जाकर आप फ्री में उपलब्ध है, सभी सब्जेक्ट का PDF उपलब्ध है, आप जाकर ले सकते हैं। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट चले जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर। तो जुड़ना मत भूलिएगा टेलीग्राम से, अगर आप जुड़े नहीं होंगे तो। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है 11वां मानव शरीर स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण। इस टॉपिक में हम थ्योरी वाला पार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन में ही सारी व्याख्याएं इस टॉपिक से रिलेटेड दी गई है। तो मैं क्वेश्चनों की व्याख्या को सामने आपके काफ़ी अच्छे तरीके से रखने का प्रयास करूंगा। वीडियो आपको ज़रूर, मुझे आशा है कि पसंद आएगा। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पहला ही देखिए, उसको हम क्या कहते हैं? हड्डी को हड्डी से जोड़ने की बात कर रहा है और उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लिगामेंटस कहते हैं। लेकिन नाम तो हिंदी में यहाँ पर दिया गया है, तो आपको हिंदी भी नाम ध्यान रखना है। ज़्यादातर इंग्लिश नाम न देकर उसका हिंदी नाम दे दिया जाता है। तो लिगामेंटस को हम स्नायु कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डी वाला विकल्प जो है पहला का सही हो जाएगा। स्नायु लिगामेंटस का जो है हिंदी नाम होता है। और ये तो उपास्थि होती है, हस्ती के छोटा सा पार्ट होता है। छोटा सा मतलब एक सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, छोटा मत कहिएगा इसको। देखिए, वह ऊतक जो एक हड्डी और अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है, उसको लिगामेंटस या स्नायु कहते हैं। हिंदी नाम याद रखिएगा। उसके बाद वह ऊतक जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है, इसको हम कंडरा कहते हैं। ये हिंदी नाम है, टेंडल इसका जो है इंग्लिश नाम है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। तो चलिए, कंडरा जो होता है वो पेशियों को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है, जिसको टेंडल कहते हैं। और लिगामेंटस जो होता है, जिसको स्नायु कहते हैं, वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। अगर ट्रिक से याद करना चाहेंगे तो ये हड्डी और ये हड्डी दोनों कड़क है, और कड़क होता है तो लिगामेंटस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे आप ट्रिक जोड़ सकते हैं, लिगामेंटस। ठीक है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, कौन सा पार्ट होता है इसमें जो रक्त को थक्का जमने नहीं देता है, वो आपको इसमें से ढूंढना है। तो प्रश्न नंबर दूसरा का जो विकल्प होगा हमारा, हिफेरिन जो होता है, इसका निर्माण यकृत करता है। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये हमारे रक्त को थक्का जमने से जो है जमने नहीं देता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसका जो डिसबैलेंस होता है ना, तब रक्त का श्रावण में काफ़ी डिसबैलेंस होने लगता है। तो ये एक सीमित मात्रा में रहता है जो हमारे रक्त को जमने नहीं देता है, तरल अवस्था में बनाए रखता है हमेशा। तो बी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा।
देखिए, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में रक्त को थक्का बनने से रोकता है, हिफेरिन कहते हैं इसका, और इसका निर्माण यकृत करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रतिरक्षी और प्रतिजन विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन है। ये एंटीजन, प्रतिजन तथा लाल रुधिर कणिकाओं की कला में तथा प्रतिरक्षी प्लाज्मा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है, और ये हमारे रुधिर के लाल रुधिर कणिकाएं में पाया जाता है, ऑक्सीजन का प्रवहन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 3, लैंगरहंस की दीपिकाएं किस में पाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लैंगरहंस की दीपिकाएं, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बायोलॉजी का प्रश्न, अगर इस टॉपिक से पूछता है तो, पाचन से रिलेटेड टॉपिक से पूछता है तो लैंगरहंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये अग्नाशय में पाई जाती है। पहला चीज सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, तीसरा का। और अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि उसे कहते हैं जो हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों का श्रावण करती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अग्नाशय में लैंगरहंस की दीपिकाएं पाई जाती है और यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह बिखरे रहते हैं जिसे हम ये लैंगरहंस दीपिकाएं कहते हैं। लैंगरहंस दीपिकाएं की बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचयन करने का कार्य करता है। तो ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है? तो इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अग्नाशय की जो बीटा कोशिका होती है, बीटा कोशिका जो होती है वहाँ से स्रावण होता है। और 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसका भी जो डिसबैलेंस होता है, कमी होती है, तो मधुमेह नामक रोग होता है और मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा, अग्नाशय के बीटा कोशिका से इसका स्रावण होता है। ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है हमारे शरीर में। बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 4, एंजाइम्स रासायनिक रूप से होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। एंजाइम्स जो है रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो वो प्रोटीन होते हैं। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा इसका। एंजाइम जो है रासायनिक रूप से क्या होते हैं? वो प्रोटीन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। और एक चीज़ पूछा जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है और एक वसा हो जाता है। वसा को हम फैट कहते हैं, ध्यान रखिएगा फैट। ये तीनों क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? ये तीनों रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। फैट जो है हम उसको वसा कह सकते हैं। ये सभी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा फैट देता है, वसा देता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। तुरंत ऊर्जा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट देता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ें जल हो गया, मिनरल हो गया, विटामिन हो गया, इसको भी लिख देते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, मिनरल हो गया, उसके बाद विटामिन्स हो गया। ये हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं रोगों से, ये ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये वृद्धि हार्मोन, ये वृद्धि विटामिन कह सकते हैं आप इसको, हमारे शरीर को। आगे चलते हैं, इसका पॉइंट देख लेते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होता है। एंजाइम की सूक्ष्म प्रक्रिया के भाग लेने वाले पदार्थ में से किसी एक के साथ मिलकर इसे सक्रिय बनाते हैं, अर्थात प्रक्रिया के रूप के लिए प्रेरित देते हैं। इस पदार्थ को एंजाइम सबस्ट्रेट कहते हैं। प्रत्येक एंजाइम का एक पीएच मान जो है मुख्य पूर्णतः अलग अलग सबका होता है, एक चीज़ समझिएगा। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? अम्ल है और वो विटामिन भी है। तो इस कार्बनिक अम्ल जो होता है सी में, विटामिन सी में पाया जाता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये एक अम्ल है क्योंकि खट्टे पदार्थों में सबसे पाया जाता है, आंवला हो गया, नींबू हो गया, इन सबों में पाया जाता है। और ये जो है अम्ल है इस तरह से, और एक तरह से विटामिन भी है कह सकते हैं। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। स्कर्वी रोग होता है, आपको पता होगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 5वां का। स्कार्बरिक अम्ल सामान्यतः विटामिन सी है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसका प्रमुख स्रोत नींबू, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फल जो होते हैं खट्टे वाले, वो चीज़ों में ये पाया जाता है। प्रश्न नंबर 6वां, स्कर्वी रोग, अभी इसी की बात हो रहा था। स्कार्बनिक एसिड, सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 6वां का सी वाला विकल्प। देखिए विटामिन सी, इसे स्कार्बनिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इसे कहते हैं। इसकी कमी से मसूड़ों में रक्तस्राव, कमजोरी तथा शरीर में घाव का आसानी से न भरना इसकी मेन कमी होती है स्कर्वी रोग का।
और ये खट्टे सब्जियों में पाए जाते हैं, फलों या सब्जियों में पाए जाते हैं। विटामिन ए जो होता है रतौंधी, आँखों का शुष्क होना, रिटेशक जिसको कहते हैं आप, रिटेशक नहीं, रतौंधी को हम क्या कहते हैं, रतौंधी ही तो कहते हैं। ये वाला विकल्प जो रतौंधी को हम क्या कहते हैं, यही कहते हैं। विटामिन डी जो है और इसको रिटेशक कहा जाता है, डी वाले विटामिन को। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। के को जो है के को जो है फ्लिकोनोन कहते हैं और ये ब्लड का थक्का न जमने देता है। इस कार्बनिक एसिड सी वाला विटामिन जो है कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विटामिन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे यहाँ पर सभी दे दिए गए हैं। रेटिनाल ए वाला विटामिन, अच्छा रेटिनाल कहते हैं इसको, विटामिन रेटिनाल। और बी को थायमीन कहते हैं। डी को जो है हम क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम कमी से होता है, हड्डियों संबंधी रोग है, रिटेशक, हड्डियाँ टेढ़ा मेढ़ा हो जाती है। के को हम फ्लिकोनोन कहते हैं और यहाँ ब्लड का, रक्त का थक्का नहीं जमता है इसकी कमी से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एठन भी इसी में आता है। और विटामिन सी जो है स्कर्बी जो हो जाता है इस कार्बनिक एसिड। प्रश्न नंबर 7, HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। ये क्या करता है HIV, जिसको हम क्या कहते हैं, HIV को हम कहते हैं ह्यूमस H से ह्यूमस हो जाता है और इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसको कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसको यही फुल फॉर्म होता है। और मुख्यतः संक्रमित होता है। ये क्या करता है कि सहायक जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट कर देता है, भक्षण कर देता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक रोग है, ध्यान रखिएगा। देखिए HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस फुल फॉर्म इसका होता है और यह एक वायरस जनित रोग है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिकूल प्रभाव डालता है, मतलब उनको नष्ट कर देता है। और ये सहायक जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं लसिका होती हैं उनको जो है ख़त्म करने का कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। ये WBC में पाया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं में ये टी कोशिकाएं जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है वो पाया जाता है। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। लकमार्टेनी ने इसका खोज किया था और इसका साइंस नाम जो है AIDS होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी साइंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, बहुत खतरनाक रोग है ये। प्रश्न नंबर 8, डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये साइकोलॉजी में भी पूछा जाता है। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्री प्रक्रिया हो जाती है, इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मंगोलिज्म भी कहते हैं। यह एक अनुवांशिकी रोग है, अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण ये होता है और इसको 21वें गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग। अवशेषी अंग उसे कहते हैं जिसका उपयोग नहीं होता है, उसी को अवशेषी अंग कहा जाता है। मनुष्य में पाई जाती है। कर्ण पल्लव पेशिका जो होती है ना, वो मनुष्य की अवशेषी अंग के रूप में कार्य करती है। ये वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। इस विकल्प के अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें बड़ी आंत में भी पाया जाता है। बहुत मतलब 2-3 जगह ये चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे ये कान में पाया जाता है अवशेषी अंग के रूप में। प्रश्न के अकॉर्डिंग ये वाला विकल्प हमारा 9वां का सही हो जाएगा। मनुष्य के कर्ण पल्लव की पेशिकाएं शरीर रोम, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उंड, कुछ पुच्छ, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स इत्यादि अवशेषी अंग के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्पंदन के लिए प्राप्त होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो प्रश्न नंबर 10 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा प्लेटलेट में। एक तरह का प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोप्लास्टिक के नाम से भी जानते हैं और यहीं से ये प्राप्त होता है। उसके बाद इसका कार्य क्या होता है कि ब्लड का जो स्रावण होता है ना, उसको जाल रूपा संरचना बनाने का कार्य करता है। जैसे कि यहाँ रक्त प्लेटलेट में कोशिकाएं थ्रोम्बोप्लास्टिक का स्रावण करती हैं, जो कि फाइब्रिल का निर्माण करती है। इसे रक्त कोश कणिकाएं फंस जाती है, इसी फाइब्रिल में रक्त कणिकाएं फंस जाती है और जो रक्त का स्रावण होता है, वो स्पंदन होता है, वो रुक जाता है, जिसको कहते हैं आप स्पंदन कहते हैं, वो रुक जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिक
प्लेटलेट की कोशिकाओं द्वारा श्रावण होता है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टी क्या करता है कि फाइब्रिल का निर्माण करता है, जाल रूपा संरचना का निर्माण करता है। मान लीजिए यहाँ कट लग गया तो वहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा कि जाल रूपा संरचना का निर्माण करेगा, जिसको फाइब्रिल कहते हैं। और यहाँ पर रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो आकर फंस जाती है और धीरे धीरे बहाव जो होता है रक्त का वो रुक जाता है। और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये तो स्वेत रक्त कणिकाएं के जो है एक प्रकार हो जाता है, आपको पता होगा। मोनोसाइट कोशिकाएं बड़ी होती हैं और लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो है छोटी होती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। WBC को श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, एंटी अमीबा हिस्टोलिका से होने वाला रोग है। एंटी अमीबा हिस्टोलिका से होने वाला रोग है, कौन सा रोग है? प्रश्न नंबर 11 का तो कौन सा है? तो वो पेचिस जो होता है ना, वो होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिका। बी वाला विकल्प ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंटी अमीबा हिस्टोलिका, पेचिस उसको साइंस नाम में कहा जाता है, जैसे कि अमीबा पेचिस, अमीबी पेचिस जो होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिका होता है। टाइफाइड को सैल्मोनेला टाइफाई कहा जाता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। उसके बाद मलेरिया प्लाज्मोडियम वायसेक्स प्रोटोजोआ द्वारा होता है। पीलिया प्राय वायरस जनित रोग है। तो ये चीज़ें है। प्रश्न नंबर 12, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बीमारी फैलाने वाले एजेंट को? प्रश्न नंबर 12 में आपको बताना है। तो पैथोजन उसको कहते हैं, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को। तो 12 का डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को पैथोजन कहा जाता है। और प्रोलैक्टिन, सिक्रिटिन हार्मोन्स हैं जो एमाइलेज एंजाइम हैं, जबकि एमाइलेज जो है एंजाइम है, याद रखिएगा। एमाइलेज जो है एक एंजाइम्स है और प्रोलैक्टिन सिक्रिटिन जो है हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स जो है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो श्रावण करती है। एंजाइम्स जो होता है हमारे भोजन को पचाने में कार्य करता है। तो एमाइलेज ध्यान रखिएगा, अग्नाशय से ये श्रावण होता है एमाइलेज। प्रश्न नंबर 13, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी आपको बताना है। एक होता है उत्पादक होता है, आपको पता होगा कि एक होता है उत्पादक, उसके बाद होता है प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता और उसके बाद अपघटयकर्ता होता है। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन है वो आपको बताना है। तो प्राथमिक उपभोक्ता ही हो जाता है। बी वाला विकल्प सही, जो घास फूस खाते हैं। बी वाला विकल्प 13 का सही हो जाएगा। बी वाला विकल्प सही है, ध्यान रखिएगा। इस गली के कुत्ते भी गजब के भौंकते हैं। चलिए, पेड़ पौधों में उत्पादक हो जाता है शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में, मांसाहारी जो है द्वितीयक और तृतीय उपभोक्ता के रूप में, और जीवाणु जो कवक होते हैं वो अपघटयकर्ता में होते हैं, जो किसी भी चीज़ को मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं, वहीं अपघटयकर्ता कहलाते हैं, जिससे जीवाणु विषाणु कवक हो जाएंगे, विषाणु भी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 14, जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? तो एक्वेरियम में जो जलीय जीव होते हैं उनको रखा जाता है, लेकिन जो जमीनी के अंदर रहने वाले जंतु होते हैं उनको हम टेरेरियम में रखा जाता है। ये वाला विकल्प जो है हमारा 14 का सही हो जाएगा, टेरेरियम में रखा जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जैसे टेरेरियम में जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को रखते हैं, वाइबेरियम में जो है वायुमंडलीय जंतुओं को रखा जाता है, एक्वेरियम में जलीय जंतुओं को रखा जाता है और चिड़ियाघर में स्थलीय जंतुओं को रखा जाता है। तो ये सब रखने के स्थान है, ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 15, जो व्यक्ति स्कार्बनिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं तो उन्हें कौन सा रोग होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है? कौन सा रोग होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है? तो स्कार्बनिक अम्ल की कई बार बात हो चुकी है। सी वाला विकल्प स्कर्वी रोग होने का खतरा आता है। सी वाला विकल्प 15 का सही हो जाएगा। स्कार्बनिक अम्ल वाला अधिक आहार लेने वाले व्यक्ति को स्कर्वी रोग नहीं होता। स्कार्बनिक अम्ल एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला शुगर एसिड होता है। यह देखने में हल्के पीले रंग का जल घुलनशील चूर्ण क्रिस्टली होता है। इसे विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है। स्कर्वी रोग भी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, जो हमारे शरीर में जांघ और पैर में चकने पड़ जाते हैं और रोग बढ़ने व मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। तो काफ़ी दिक्कत है, देखिए हल्ला हो रहा है कुत्तों के द्वारा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है वो आपको बताना है। वीडियो को रोकना पड़ेगा, जब वीडियो स्टार्ट करता हूँ तभी इन लोगों का आवाज़ आता है।
प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 16 का। तो कौन सा प्रोटीन नहीं हो, तो हिपेरिन एक प्रोटीन के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। फिर से रोक रहा हूँ। चलिए 16 का हमारा पहला विकल्प जो सही हो जाएगा, जो है प्रोटीन नहीं है, तो हिपेरिन प्रोटीन नहीं है, बाकी ये सभी प्रोटीन है। कीरोटिन आपको पता होगा, हमारे शरीर में जैसे नाखून निकलता है, बालें निकलते हैं, कीरोटिन के कारण ही निकलते हैं। उसके बाद ये फाइब्रोजिन प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, तो ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। मैंने बताया था ना कि ये हमारे प्लेटलेट में पाया जाता है। ये क्या करता है कि हमारे शरीर की जो ब्लड निकलता है उसको थक्का जमने में, जैसे कट लग जाए वहाँ पर जाल का निर्माण यही करता है। और एल्बुमिन प्रोटीन जो हो हमारे शरीर में जो है वो क्या करता है, एल्बुमिन प्रोटीन परासरण ताप, जैसे ब्लड होता है, प्रेशर जो होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 16 में हिपेरिन सभी इस चीज़ को बता दिया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17, बाजपन रोगी विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ई है, सबको पता होगा। विटामिन ई जो है बाजपन रोगी विटामिन है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन के जो है क्या करता है कि रक्त के जो श्रावण होता है उसके दिक्कत के कारण जो है विटामिन के, जिसको हम फ्लिकोनोन कहते हैं, विटामिन ए रिटेशक रोग होता है, विटामिन बी थायमिन होता है, ध्यान रखिएगा। तो ई जो है, ई वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जो बाजपन रोधी विटामिन है वो हमारा विटामिन ई है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन ई को मैंने बता दिया टोकोफेरॉल होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 हो गया। प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि विटामिन टोकोफेरॉल बाजपन रोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन प्रजनन क्षमता विकास के लिए जिम्मेदार है। विटामिन ए जो है दृष्टि संबंधी, जिसको रिटेशक का रतौंधी जो होता है वो हो विटामिन ए। और रेटिनाल इसी को कहा जाता है, रेटिनाल, ध्यान रखिएगा, रतौंधी को ही रेटिनाल कहा जाता है रासायनिक नाम में। विटामिन के फ्लिकोनोन और रक्त का थक्का जमने में सहायक, जबकि विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है। बी को थायमिन कहते हैं। बी कम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि कई होते हैं, विटामिन B2 होता है, B3 होता है, ऐसे कई विटामिन जो है, B12 होता है। B12 में सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 की एक व्यक्ति के लाल रुधिर कणिकाओं में ए और बी एंटीजन है, तो उनके सीरम में कौन सा एंटीबॉडी बनेगा, कौन सा एंटीबॉडी बनेगा, तो कोई बॉडी नहीं बनता है भाई। ए बी जब एंटीजन किसी के शरीर में रहेगा तो एंटीबॉडी कोई नहीं बनता है। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे रक्त ए है, एंटीजन ए बनेगा और एंटीबॉडी स्मॉल बी बनेगा। उसके बाद बी है तो एंटीजन बी बनेगा और एंटीबॉडी जो है स्मॉल ए बनेगा, मतलब सेम बन रहा है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिए, सेम नहीं, बी वाले में एंटीजन ए बनेगा और एंटीबॉडी ए बनेगा, और एंटीबॉडी जो है ए वाले में बी बनेगा। उसके बाद ए और बी जिसके शरीर में रक्त है, उसके बाद एंटीजन जो होता है ए बी होता, ए और बी अलग अलग बनेगा। उसके बाद एंटीबॉडी बनेगा नहीं। ओ जो है जिसके शरीर में है रक्त, उसका एंटीजन बनेगा ही नहीं, एंटीबॉडी जो है ए और बी के रूप में अलग अलग बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ए बी जो है सर्वग्राही है और ओ जो है सर्वदाता है, सभी को दे सकता है ब्लड, सभी से ले सकता है ब्लड ए बी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जल जनित रोग इसमें से बताना है प्रश्न नंबर 19 में कि कौन सा इसमें से जल जनित रोग है। तो हेपेटाइटिस जो है सी वाला विकल्प जो है, इसके भी कई टाइप्स होते हैं हेपेटाइटिस रोग के, ए बी सी होते हैं ऐसे टाइप्स। तो हेपेटाइटिस रोग जो है जल जनित रोग है, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी जल जनित रोग नहीं है। अब जल जनित रोग में अगर हम बात करें तो और भी रोग आते हैं, जैसे हैजा हो जाएगा, जल जनित रोग ही है, टाइफाइड भी हो जाएगा, ये भी जल जनित रोग के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प 19 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, और इससे यकृत प्रभावित होता है, ये भी ध्यान रखिएगा हेपेटाइटिस से। कालरा रोग होता है, कालरा रोग किससे होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 20 का, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और लीवेनहाक इसकी खोज करता है, ये वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। कालरा रोग जो होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है, 20 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण और भी पॉइंट हैं, देख लेते हैं। जैसे कि मलेरिया रोग जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये भी ध्यान रखिएगा मलेरिया। जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है बीमारी सबसे अधिक 1924 में जापान में पहचानी गई थी, ये क्यूलेक्स मादा मच्छरों के काटने से फैलता है। फाइलेरिया जिसे हमारा हाथी पाँव होता है ना, उसी को फाइलेरिया कहते हैं।
फिल पाँव के नाम से भी जाना जाता है। ये एक निमेटिक क्रीमी ब्राउचेरियम ब्रैफाक्टी के संक्रमण से होता है और दही बनने से लैक्टिक बैसिलस नामक जीवाणु सहायक होते हैं। आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होते हैं वो सहायक होते हैं। पनीर, सिरका, डबल रोटी, शराब, इडली, डोसा, ब्रेड, फकीर आदि बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। यीस्ट नामक फफूंद जैसे सूक्ष्म जीवों का विशेष योगदान होता है। तो ध्यान रखिएगा यीस्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी हम खाते भी हैं। कुछ जैविक औषधि जैसे कि पेनिसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से तथा क्लोरीन नामक दवा जो शैवाल से प्राप्त किया जाता है। और राइजोबियम काफ़ी महत्वपूर्ण एक नामक जीवाणु होता है। ये क्या करता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है और मिट्टी को जो है उर्वरक बनाने का कार्य करता है। इसको पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाएगा। राइजोबियम नामक जीवाणु जो है लेग्यूमिनोसी पौधों की जड़ों में गांठों में पाई जाती है। ये जीवाणु जो है वायु से नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रेट और नाइट्राइड में परिवर्तित कर मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यही बात मैं कह रहा था। उसके बाद इससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है। तो राइजोबियम ध्यान रखिएगा। ईस्ट में प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होती है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है। अभी हमने आगे बात कर चुके हैं। एगैरिकस मशरूम को कहते हैं और मार्सेला गुच्छी नामक एक कवक है जिसको सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। समुद्री शैवालों की भोजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है। एगैरिकस मशरूम, मार्सेला जो होता है गुच्छी, ये हमें सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये कवक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए हैजा जीवाणु जनित रोग, टाइफाइड जीवाणु जनित रोग दूषित जल से होता है। दूषित जल से होता है। क्षय रोग जिसको तपेदिक रोग कहते हैं, ये भी जीवाणु से होता है लेकिन वायु के संपर्क में होता है। सर्दी जुकाम विषाणु से होता है, वायु के संपर्क में होता है। आपको पता होगा सर्दी जुकाम कैसे होता है। जापानी मस्तिष्क बुखार विषाणु से होता है, मच्छर काटने से होता है। और एक्यूट इंसेफेलाइटिस जो होता है विषाणु से होता है, मच्छर, पानी, हवा, खाना पीना सबसे होता है। सिंड्रोम जो है कवक जनित रोग है और ये पान की सामग्री द्वारा होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जैसे हम और बातें कर लेते हैं डिटेल में। जैसे विषाणु जनित रोग ट्रिक होता है कि ये चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, ये ट्रिक होता है, ध्यान रखिएगा। ए से एड्स, उसके बाद चाचा से चेचक, बड़ी माता जिसको हम कहते हैं। इन्फ्लू से इन्फ्लुएंजा या फ्लू भी कह सकते हैं। डाटो से अगर हम बात करें तो डा से डेंगू और टो से ट्रिकोमा, ये विषाणु जनित रोग है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? विषाणु जनित रोग। खोज इवाइनोवाक्सी नामक वैज्ञानिक ने किया था। विषाणु, ध्यान रखिएगा, विषाणु जनित रोग हैं सभी। और यार लिख गया विषाणु, चलिए ध्यान रखिएगा विषाणु। उसके बाद अगला है डांटो हो गया मत, मत से मेनिंजाइटिस, ख से खसरा, मिल्सन भी इसको कहा जाता है खसरा को। और रे से रेबीज रोग जो होता है कुत्ते के काटने से होता है, वो भी विषाणु जनित रोग होता है। गा से गलसुआ और पे से पीलिया और पोलियो, ये तीन सभी जो है विषाणु जनित रोग है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, अभी हमने विषाणु जनित पढ़ा, अब हम जीवाणु जनित पढ़ लेते हैं। जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरिया जनित रोग। जैसे जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग कभी कह सकते हैं इसको। जी से गुनेरिया, एस से सिकली, टी से टाइफाइड, प्लेग, पी से डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक। उसके बाद काला खांसी, न्यू से न्यूमोनिया, टी से टेटनस, टेटनस को लार्जा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। का से कुष्ठ रोग और है से हैजा। तो ये सभी जो है जीवाणु जनित रोग या बैक्टीरिया जनित रोग, खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया जनित रोग वही चीज़ हो जाता है। वायरस, विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये वायरस जो है, वायरस विषाणु, हमने ऊपर वाले वायरस विषाणु से होने वाला रोग था ये सभी। उसके बाद ये वाला जो है जीवाणु बैक्टीरिया कह सकते हैं, ल्यूवेनहॉक खोज किए थे। जीवाणु जनित रोग जो है ये है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया जनित रोग आप कह सकते हैं, एक ही चीज़ होता है दोनों चीज़ों को। पापा काम पे सोते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पैरिया जनित, पापा काम पे सोते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, ध्यान रखिएगा। पैरिया, काला आजार, मलेरिया, पेचिस, डायरिया कहते हैं पेचिस को, और निद्रा रोग, ये जो है पापा काम पर सोते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग है।
कवक जनित रोग की बात करें तो नीचे दिया गया है कवक जनित रोग। ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट्स, गंजा पर दाम, दाद, खाज खुजली और एथलीट फ्रूट्स। तो ये सभी हमने आपको कवर कर दिया, ये सभी याद रखिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 21, अंडा उत्तम स्रोत है प्रोटीन का, सबको पता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। चलिए वही चीज़, अंडा प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। अंडा में लगभग सारे आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, यह प्रोटीन उच्च कोटि का होता है, तो अंडा खाइएगा। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित बैक्टीरिया, देखिए जीवाणु जनित बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग, वहीं यहाँ पर पूछ दिया है कौन सा विकल्प 22 का सही होगा, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 22 का। देखिए तपेदिक, अभी हमने बताया, निमोनिया, मियादी बुखार जिसको टाइफाइड कहते हैं, ये विषाणु जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग है, ध्यान रखिएगा। ट्रिक चीज़ का क्या था, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, तो ध्यान रखिएगा जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, जीवाणु जनित रोग, लिवेन हाकिस की खोज करता है, आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, जापानी मस्तिष्क ज्वर एवं एक्यूट इन्फेंसिलाइटिस सिंड्रोम बीमारी के रासायनिक लीची फल से पाए जाते हैं। सही समय पर रोग जनक की थोड़ी सी भी मात्रा टीके वैक्सीन के रूप में रोग होने से पूर्ण शरीर में पहुंचाने से उसी रोग के प्रति एक विशेष प्रकार की प्रतिरोधक क्षमताएं का विकास हो जाता है। तभी तो पीलिया का टीका लगता है, कई चीज़ों का टीका छोटी ही उम्र में लग जाता है, हेपेटाइटिस का टीका लगता है। ये टीके अलग अलग प्रकार के तैयार किए जाते हैं, इसका प्रयोग सामान्य जीवाणु और विषाणु द्वारा होने वाले रोगों के प्रति किया जाता है। कुछ टीके रोगजनक को ताप, परावैंगनी किरणें, अल्कोहल, फार्मेलिन आदि द्वारा मारकर तैयार करते हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा, ये सब अलग से दवाई खाई जाती है इनको, तो ये अलग से तैयार किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। कुछ टीके रोग जनक के विषैला पदार्थ उत्पन्न करने वाले गुण को नष्ट कर देने के बाद उसकी प्रतिजैविक क्षमता का प्रयोग करने के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे टिटनेस का टीका जो होता है वो चीज़ें हो जाती है एक, इस विधि द्वारा रोग का उपचार टीकाकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 23, सेल्यूलोज बहुल खाद्य पदार्थ मानव के संतुलित आहार के लिए आवश्यक अवयव माने जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेल्यूलोज के बारे में सही है। सेल्यूलोज भाई देखिए मनुष्य में तो पाचन होगा नहीं, तो विकल्प वहीं ढूंढेंगे जो मनुष्य से रिलेटेड होगा, मानव में सेल्यूलोज का पाचन होता ही नहीं है, ठीक है ना, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। मानव में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जीव जंतुओं में होता है लेकिन मानव में नहीं होता है। प्रश्न नंबर 24 से, सिर और ऊपरी खोपड़ी के बीच का जोड़ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 24 में। तो उसको हम कहते हैं बंद संधि या फिक्स्ड ज्वाइंट। जो हमारा जबड़ा होता है ना, इसके तो ऊपर भी जैसे हम मुंह से ऊपर नीचे करते हैं तो यही चीज़ होता है, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जो जोड़ होता है उसको बंद संधि फिक्स्ड ज्वाइंट कहते हैं, जो हमेशा के लिए फिक्स होता है, उसको अलग आप नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 24 का डी वाला। हिंज संधि क्या होता है कि इसकी जो अस्थियां केवल एक दिशा में ही मोड़ी जा सकती है, जैसे कोहनी घुटना हो गया तो एक ही दिशा में मोड़ा जा सकता है। उसके बाद कंदुल कलिका होता है, ये ह्यूमस जो बाह में हड्डी पाई जाती है, और फीमस अस्थि में दिशाओं में किसी भी दिशाओं में घुमाने के लिए ये कंदु कलिका संधि जो है वो पाई जाती है, तो बाह में भी कह सकते हैं और जंघ में भी कह सकते हैं, ये पाई जाती है। खुदी संधि जो है द्वितीय कशेरु के एंडोटाइट प्रवर्धन या कोटि के मध्य पाई जाती है। प्रश्न नंबर 25, लाल रस का कार्य है। लाला रस, क्या नाम है यार, लाला रस, इसका जो हमारा विकल्प होगा वो माड़ को क्या करता है, माड़ को जो है शर्करा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो इस तरह से 25 का हमारा जो बी वाला विकल्प जो है इसका सही होगा, शर्करा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है स्टार्च को, तो बी वाला विकल्प मुख में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 25 का बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। लाल रस जो है माड़ स्टार्च को शर्करा में प्रवृत्त करता है, इसके अतिरिक्त भोजन को चिकनाई लाकर इसे निगलने में मदद भी करता है। इसमें टाइलिन पाया जाता है, तो टाइलिन नामक जो एंजाइम्स होता है वो हमारे मुंह में पाया जाता है, वो माड़ को क्या करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। माल्टोज को हम शर्करा भी कह सकते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और मुख में पाया जाता है, सबसे पहला पाचन यही होता है भोजन का, यहीं से शुरू भी होता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा मुख में। और लाइपेज नामक जो है एक मुख में एंजाइम्स पाया जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे हमने भोजन किया तो भोजन में कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होंगे, तो वो क्या करता है कि लाइसोसाइम जो एंजाइम होता है उसको नष्ट करने का कार्य करता है। 26 प्रश्न, इसमें दांतों का क्रंद
क्रम बताना है। 4 प्रकार के दांत होते हैं, आपको पता होगा। और ओडोंटोलॉजी में दांतों की बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इनका क्रम बताइए। 4 प्रकार इसमें दिया गया है, कृदंत, रदनक, अग्रचर्वणक, चौवणक। ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प कृदंत, रदनक, अग्रचर्वणक, चौवणक ये होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सी वाला 26 का विकल्प सही हो जाए इनका। यहाँ पर कृदंत, रदनक, अग्रचर्वणक, चौवणक इनका क्रम होता है। देखिए, कृदंत की संख्या 2 होती है, उसके बाद रदनक की संख्या 1 होती है, और उसके बाद अग्रचर्वणक की संख्या जो है 2 होती है, और चौवणक की संख्या 3 होती है। तो ये सभी संख्या मिलाकर 16 जोड़ी हो जाते हैं, और 16 का 2 में गुणा करेंगे तो 32 जोड़ी जो है हमारे दांत पाए जाते हैं मनुष्य में। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है कौन सा? तो पहले तो किडनी में जाएगा, उसके बाद मूत्र वाहिनियों में जाता है, मूत्राशय में फिर जाता है, और मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये क्रम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। बी वाला विकल्प इसका 27 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, पोलियो का कारण है। पोलियो किससे होता है? बता चुका हूँ, किस रोग से होता है? तो ये मैंने बताया ना कि वायरस जनित रोग, जिसको विषाणु कहते हैं, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रोटोजोआ जनित रोग मैंने अभी बताया, बैक्टीरिया या जीवाणु जनित रोग मैंने बता चुका हूँ। इनका ट्रिक जैसे विषाणु या वायरस जनित रोग, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरगाल पे छापो। अब बैक्टीरिया या जीवाणु जनित रोग जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। उसके बाद प्रोटोजोआ जनित रोग पापा काम पे सोते हैं। यही सब था, ध्यान रखिएगा। पीछे अभी मैंने डिटेल में बात किया, पोलियो जो है विषाणु वायरस जनित रोग है, वायनु वैक्सीन इसकी खोज करता है, ध्यान रखिएगा। 28 का सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजक का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन नहीं करता है? कौन सा इसमें से पाचन है जहाँ पर पाचन ही नहीं होता है? तो पहली चीज, गर्सिका में तो पाचन होगा नहीं, बृहदान्त्र में भी पाचन नहीं होता है, मलाशय में भी पाचन नहीं होता है। विकल्प हमारा जो सही होगा, बृहदान्त्र में, बड़ी आंत में पाचन होता है कि नहीं? जैसे मुख गुहा में तो पाचन होता है, क्योंकि टाइलिन नामक एंजाइम यही पाया जाता है, माड़ को माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ये तो विकल्प होगा नहीं। मुख गुहा इसमें भी दिया गया है, उसके बाद मुख गुहा इसमें भी दिया है। ए वाला ही विकल्प इसका जो सही होगा, ध्यान रखिएगा। 29 का ए वाला विकल्प। बाकी चीज़ें अगर सस्पिशन बन रहा है तो वो बन रहा है बृहद आंत में, बड़ी आंत जो होती है वो चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं। बड़ी आंत में वैसे पाचन नहीं होता है, जल का अवशोषण सबसे ज़्यादा वहीं से होता है, लेकिन पाचन की बात तो मैंने पढ़ा नहीं है। फिर भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि बड़ी आंत में पाचन होता है तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 30, जिस तालाब में जल में टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं, टैडपोल मेढक को कहते हैं, करें, तो उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होगी? किसके तत्व की? आयोडीन की होगी। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आयोडीन की मात्रा सबसे ज़्यादा उसमें होगी, ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्रंथि के उचित रूप में क्रियाशील के लिए आयोडीन एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। तो आयोडीन हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, थायराइड ग्रंथि के लिए। और घीघा रोग आपको पता होगा इसी की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। अतः कार्यांतरण हेतु टैडपोड मेढक के बच्चे को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कि वृद्धि के लिए आयोडीन युक्त जल आवश्यक है। इसीलिए जहाँ पर मेढक सबसे ज़्यादा पनपेंगे वहाँ समझिएगा कि उस जल में आयोडीन की मात्रा है। प्रश्न नंबर 31, मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। प्रश्न नंबर 31 का कौन सा सही क्रम है वो आपको बताना है। तो पहले युग्म बनता है, उसके बाद निषेचन, युग्मजन और भ्रूण का निर्माण होता है। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 का ध्यान रखिए का मानव युग में सर्वप्रथम युग्म का निर्माण होता है, जो अंडाणु और नर का शुक्राणु दोनों अलग अलग होते हैं। इसके बाद निषेचन होता है एवं अंडाणु और शुक्राणु का संलग्न होता है, जिसके फलस्वरूप युग्म निर्माण होता है और जलाइगोट वृद्धि में भ्रूण का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 32, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र को छोटी आंत कहते हैं, बृहदांत्र को बड़ी आंत कहते हैं। इनका अनुपात पूछा है, तो बड़ी आंत छोटी आंत सबसे बड़ी होती है, तो इस तरह से हम बी वाले विकल्प के साथ जाएंगे। लगभग 5 से 6 फीट जो छोटी आंत की लंबाई होती है, सबसे बड़ी होती है 6 से 7 फीट होता है, 6 से 7 फीट लगभग होता है, जिस 22 फीट मीटर में दिया गया है ना, 22 फीट होता है, मैं भी गड़बड़ा रहा हूँ। जबकि बृहदांत की सबसे लंबाई जो है 1.5 मीटर से लगभग 5 फीट के आसपास होती है। तो अनुपात निकालेंगे तो 5:1 ही उचित ऑप्शन आपका मिलेगा, ध्यान रखिएगा।
प्रश्न नंबर 33, मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस तापक्रम और फ़ारेनहाइट तापक्रम में आपको बताना है। कौन सा होता है? 37 सेल्सियस होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का तापमान। तो ए वाला विकल्प जो है 33 का सही हो जाएगा। सूत्र यही होता है, ध्यान रखिएगा, C/5 बराबर F-32/9। इसी पर आप रखेंगे तो आपका आंसर चला आएगा, वहीं पर यहाँ पर निकाला गया है, ध्यान रखिएगा। केल्विन पूछेगा तो K बराबर होता है 273 प्लस सेल्सियस। तो 37 जोड़ देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो केल्विन में आ जाएगा, शरीर का तापमान। प्रश्न नंबर 34, कोई व्यक्ति गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? गायटर क्या होता है यार? प्रश्न नंबर 34 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा थायराइड ग्रंथि, गायटर। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 का व्याख्या देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति गायटर नामक व्याधि से ग्रसित है तो उसकी थायराइड ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर का एक प्रमुख एक्रोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसी ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि या गर्दन के नीचे स्थित हिस्से में होती है। छोटी सी एक ग्रंथि से हार्मोन्स का निर्माण होता है जिसको मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का कार्य करती है। आयोडीन की मात्रा का यही भी नियंत्रित करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये थायराइड ग्रंथि। हमारे गला जो होता है ना, वहाँ पर ये पाया जाता है, गलकंड के नीचे वाला हिस्से में। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 35, दो जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास जल तथा पोषण तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं वो आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण है। सहजीवी, जब दो साथ जीव एक साथ जीवन यापन करते हैं तो उसको सहजीवी कहते हैं। डी वाला विकल्प जो है 35 का सही हो जाएगा। जब दो जीव साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक जीव दूसरे जीव को आवास या पोषण प्रदान करता है जबकि दूसरा जीव भोजन बनाता है और प्रदान करता है, तो इस प्रकार के संबंध को सहजीवी कहते हैं। सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण लाइकेन है। लाइकेन जो है शैवाल और कवक का संयोजक उत्तक भी है, ये जी ध्यान रखिएगा। शैवाल उत्तक घनिष्ठ रूप से साथ साथ कार्य करते हैं। शैवाल तथा निर्मित भोजन कवक को मिलता रहता है तथा इसके बदले में कवक जो है खनिज पदार्थ, लवण, स्थान व रक्षण करने का कार्य करता है। तो ये सब कार्य हो जाते हैं शैवाल और कवक का। प्रश्न नंबर 36, आहार नाल पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, नीचे की तरफ गति करता है। क्यों करता है वो चीज़ आपको बताना है। जैसे हमने भोजन किया तो टाइलिन मुंह में एंजाइम पाया जाता है, वो क्या करता है कि माड़ को माल्टोज में कन्वर्ट करता है और उसको लस्सी बनाने का, गुत्था बनाने का कार्य करता है। उसके बाद जो है वो ग्रास नली में जाता है। पहली चीज़ ध्यान रखें, ग्रास नली हमारे यहीं होती है, वहाँ पर पाचन नहीं होता है ग्रास नली में। उसके बाद यहाँ से जो हमारे ग्रास नली में सिकुड़न होता है, सिकुड़न का मतलब कि ऐसे सिकुड़न होता है। उसके बाद ये पेशी संकुचन की वजह से जो है हमारे शरीर के नीचे आमाशय में चली जाती है। ए वाला विकल्प जो है इसका हमारा सही हो जाएगा। 36 का ध्यान रखेगा। ग्रास नली की एक लंबी नली है जो कि आमाशय में खुलती है। भोजन के पहुंचने के ग्रास नली की दीवार में संकुचन की तरह संकुचन, सिकुड़न, शिथिलन फैलाव होता है। इसी वजह से क्रमानुकुंचन कहते हैं इस गति को, जिसकी वजह से धीरे धीरे भोजन हमारे आमाशय में चला जाता है। बस इतना ध्यान रखेगा। प्रश्न नंबर 37, व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारे पेशियों में क्रैम्प आते हैं, खिंचाव उत्पन्न होते हैं। इसका कारण क्या है कि जो इसका बहुत महत्वपूर्ण कारक है, इसमें होता क्या है ना कि ग्लूकोज का जो है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित नहीं होता है। इसी वजह से ये देखने को मिलता है। सी वाला विकल्प जो है 37 का सही हो जाता है। कई बार पूछा जाता है ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन नहीं हो पाता है, इसी वजह से हमारे शरीर में जो है खिंचाव देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करता है। ये तो प्रश्न देखे थे पीछे, ये प्रश्न किए हुए थे। इसका उत्तर इसमें क्या दिया गया है थोड़ा देखते हैं। 38 का सी वाला विकल्प दिया गया है। सी वाला में क्या कहा रहा है देख रहे हैं। देखिए, ग्रसनिका
मुख गुहिका मलाशय। भाई मुख गुहिका में तो पाचन होता है, मैंने बता चुका हूँ पिछले प्रश्न में, तो ये तो प्रश्न ऐसे ही गलत हो जाएगा। लेकिन इसका उत्तर अगर हम बात करें तो ग्रसिका, वेदांत, मलाशय, डी वाला विकल्प उसमें दिया गया था विकल्प में, ये सभी डी वाला विकल्प जो है 38 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें इससे शुरू में मैं उस प्रश्न को कवर किया हूँ, तो ध्यान से अगर वीडियो देखेंगे तो जरूर उस प्रश्न को आपको कवर किया हूँ, बताया हूँ डिटेल में वहाँ पर। प्रश्न नंबर 39, आहारी रेशे। आहारी रेशे क्या होते हैं वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 39 का। और रुक्षांश भी कहलाते हैं, आहारी रेशे को हम रुक्षांश भी कहते हैं, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और आज का जो है 39 प्रश्न तक ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और मैं भी थक गया हूँ। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।